नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके हॉर्टिकल्चर की, जो लैंडस्केपिंग वाली हॉर्टिकल्चर है उसके गेस पेपर के सॉल्यूशन की बात हम करने वाले हैं। पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशन रहने वाला है इनका। ठीक है, सिंपल कोर्स है, कोई भी बिल्कुल जो है दिमाग लगाने वाली, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बातें है ही नहीं, बिल्कुल इजी चीज है। गार्डनिंग क्या होती है, गार्डन के कंपोनेंट क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो गार्डन में प्लांट काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, गार्डन की शैलियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं, ज्यादा जो है इसमें एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल कोर्स है, कहने का मतलब ये है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं। ठीक है, किससे बात करते हैं? डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम है तो गला थोड़ा सा ऐसा है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आवाज में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि अर्बोरिकल्चर क्या होता है, इसकी बात करेंगे। बोनसाई क्या होता है, टोपियरी क्या होता है, लोन क्या है, सुकुलेंट्स क्या है, सभी क्या है नॉर्मली आपके जो हम कहते हैं कंपोनेंट है गार्डन के। ठीक है, इनकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे डिफरेंसेज की। ठीक है, डिफरेंसेज में एक तो अर्बन और एक रूरल, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, अर्बन और रूरल जो आपके लैंडस्केपिंग है उसमें क्या अंतर है। एक हम शहरों में गार्डन बनाते हैं, एक हम गांवों में गार्डन बना रहे हैं, तो दोनों में क्या परिवर्तन है, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करेंगे वर्टिकल गार्डनिंग और रूफ गार्डनिंग में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों ही शहरों से संबंधित है, जहां पर जमीन कम होती है, जब जमीन का जो आकार है वो कम है, वहां पर लोग बाग क्या करते हैं, जो आपके छत है उसका यूज करने लग जाते हैं, किसमें, साग सब्जियां उगाने में। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, सजावट के तौर पे या मान लो साग सब्जियों के तौर पे जो है वर्टिकल खेती करते हैं, उसको हम वर्टिकल गार्डनिंग के रूप में जानते हैं। दीवारों के पास में सटी हुई जो चीजें हैं वो लगाते हैं। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। क्लाइंबर क्या होते हैं और क्रीपर क्या होते हैं, दोनों ही आपके जो है इसी से संबंधित है, आपके गार्डन के कंपोनेंट से, इनकी भी बात करेंगे। सर्ब्स की बात करेंगे और हर्बेसियस क्या होते हैं, हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये सारे आपके किस में रहेंगे, डिफरेंसेज में रहेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कमेंट्स की, और कमेंट में हम ये कहेंगे कि जो अलग अलग कंपोनेंट है गार्डन के उनके बारे में बताइए। ठीक है, कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें होती है, गार्डन में लॉन होती है, गार्डन में हेज होता है, जो आपके पोट प्लांट होते हैं, फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, सर्ब्स होती है, ठीक है, बड़े ट्री होते हैं, इसके अलावा पत होते हैं, टोपियरी होती है, टोपियरी होती है, परगोला होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिनको सबको हम जो है कंपोनेंट के रूप में देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है बायोएस्थेटिक प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। फिर आ जाता है आपका लॉन्ग टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप फर्स्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए ध्यान देना है। इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ लैंडस्केपिंग, साथ में हम देखेंगे कि ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब भी हम कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उसका एक खास इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए वो कोर्स चलाया जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्यों जरूरत है। ठीक है, ये बातें देखेंगे। उसके बाद में डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ लैंडस्केपिंग फॉर द इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल, यानी कि आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए किस प्रकार से लैंडस्केपिंग करेंगे, और जो हॉस्पिटल वाला एरिया है उसके लिए किस प्रकार से लैंडस्केपिंग करेंगे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। उसके बाद में आ जाएंगे लॉन्ग टाइप सेकंड में। ठीक है, लॉन्ग टाइप सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट द नेम ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गार्डन। ठीक है, यानी कि गार्डन की क्या जो अलग अलग स्टाइल्स है उनकी बात करेंगे। फिर करेंगे एक्सप्लेन, यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन करना है किसको, फॉर्मल स्टाइल को। ठीक है, गार्डन की जो फॉर्मल स्टाइल है उसकी हम डिटेल में बात करेंगे, और अलग अलग जो मेथड है लोन को लगाने के उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, कमेंट्स की बात करें तो वाटर गार्डन क्या होता है, रोकरी क्या होती है, ट्रेसिंग गार्डनिंग क्या होती है, जापानीज गार्डन क्या होता है, इन पर हमें कमेंट भी करना है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है कि गार्डन के जो एडोरमेंट्स होते हैं उनके बारे में और गार्डन के टाइप्स के बारे में बताइए। ठीक है, ये सारा आपका जो है गेस पेपर रहने वाला है। अब एक एक करके इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो सीधा सीधा आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज पे जाना है, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं आपको। वहां जाकर आपको क्या करना है, वहां से पीडीएफ देखनी है। ठीक है, इसके अलावा
हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लोगों के पास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करवाते रहे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं अर्बोरिकल्चर क्या है। तो ये पेड़ों, झाड़ियों और अन्य लकड़ियों वाले पौधों को उगाना, प्रतिबंधित करना, उनके अध्ययन की प्रक्रिया है, ठीक है। नॉर्मली हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट होता है। हम कहते हैं कि जो आपके ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, उसी प्रकार एक अर्बोरिकल्चर होता है जिसमें हम पेड़ पौधे, झाड़ियां, इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, अर्बोरिकल्चर में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य पौधों की देखभाल, सौंदर्य और उपयोगिता के लिए उनका प्रबंधन करना होता है, मैनेजमेंट करना होता है। यह आपके अर्बोरिकल्चर में आता है। दूसरा है बोनसाई क्या होता है, ठीक है। बोनसाई इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखना। ये बोनसाई जो है एक जापानी वर्ड है, ठीक है। सबसे पहले जापान में इसको विकसित किया गया था। ये क्या होता है, तो जो पौधा होता है, बड़ा पेड़ होता है, उसको एक छोटे पौधे के रूप में विकसित किया जाता है, ठीक है। मान लो आम का एक बड़ा पौधा होता है, लेकिन उसी आम को हम छोटा रूप देना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोनसाई कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यह है एक पारंपरिक कला है जिसमें पौधों को छोटे गमलों में उगाकर बड़े पेड़ों का आकार का छोटा रूप दिया जाता है। यानी कि पौधा नेचुरली बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, विशेष कंडीशन देकर उसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी का छोटा रूप। यह संतुलन, सामंजस्य और सादगी का प्रतीक है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा धैर्य चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो करनी पड़ती है। तार बांधना पड़ता है, ठीक है, शाखाओं को अलग अलग घुमाना पड़ता है, तब जाकर एक बोनसाई तैयार होता है, ठीक है। तो काफी पेशेंस वाला काम है भाई, ऐसा नहीं है। टॉपियरी की बात करते हैं। टॉपियरी क्या होती है, कभी कभी आप गार्डन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों को ऐसी शाखाओं में काट देते हैं, ठीक है, ऐसे आकार में काट देते हैं कि वो जानवरों जैसे दिखने लग जाते हैं, ठीक है, या उनको कोई और अलग आकार, जैसे मान लो ऐसे स्टार की तरह बना दिया, ठीक है, त्रिभुज की तरह पौधे को काट दिया। तो ऐसे जो ये जो संरचनाएं बनी हुई रहती है, कोई जानवर हाथी जैसे काट दिया, ठीक है, तो ऐसी जो संरचनाएं बनी रहती है ये आपके टॉपियरी कहलाती है, ठीक है। तो पेड़ों को या झाड़ियों को काट कर, छांट कर उन्हें सजावटी आकार जैसे कि जानवर, ज्यामितीय डिजाइन और अन्य आकृतियों में बदल दिया जाता है। इस कला को हम टॉपियरी कहते हैं, ठीक है। गार्डनों में नॉर्मली आपने देखा होगा, हम आसपास में जो किसी भी गार्डन में जाते हैं तो वहां पर टोपियरी देखने को मिल जाती है, ठीक है। गोल गोल प्लांट को घुमा देना, ठीक है, उसको अंडे जैसा बना देना, वो भी टोपियरी का ही पार्ट होता है। इसके बाद में आ जाती है लोन। लोन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गार्डन का, ठीक है। लोन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और ये ग्रीन कारपेट का काम करती है, ठीक है। कारपेट क्या होती है, बिछावन होती है। अब ये क्या है, ग्रीन कारपेट है, ठीक है, ग्रीन कारपेट का काम कर रही है, ठीक है। तो यह एक सपाट और हल्की ढलान वाली जगह होती है जिसे घास से ढका जाता है, जिसे सजावट, मनोरंजन और खेल कूद के लिए बनाया रखा जाता है। एक साफ सुथरा लॉन किसी भी जगह की सुंदरता को बढ़ा सकता है, ठीक है। एक साफ सुथरा लॉन क्या करता है, सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है और सुंदरता बढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं, गार्डन में लॉन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है सुकुलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये विशेष पौधे होते हैं, ठीक है। विशेष पौधे क्यों होते हैं, जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाले कुछ पौधों को देखो आप, कैक्टस को देख लो, एलोवेरा को देख लो, ठीक है। ऐसे ही पौधे होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में पानी अवशोषित रहता है, ये पानी को लंबे समय तक क्या कर पाते हैं, अवशोषित कर पाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम सुकुलेंट्स कहते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए गार्डन में पोट के रूप में इनको सजाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सुकुलेंट्स है, ठीक है। ऐसे पौधे जिनके पत्ते, तने और जड़ें मोटी और मांसल हो जाती है, ठीक है। मोटी और मांसल क्यों हो जाएगी, क्योंकि पानी को इकट्ठा कर लेती है ताकि वे पानी को संग्रहित कर सके। इन्हें आमतौर पर शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए कैक्टस और एलोवेरा, जो आपके नागफनी होती है, जो एलोवेरा होता है, ये सब इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली गार्डनों में हम देखते भी हैं एलोवेरा लगा हुआ रहता है, कई प्रकार के सुकुलेंट प्लांट और लगे हुए रहते हैं, तो ये आपके सजावट में ही काम में आते हैं। इसके बाद में आ जाता है कि आपको शहरी क्षेत्रों में जो हम लैंडस्केपिंग करते हैं, ठीक है, और जो रूरल एरिया में लैंडस्केपिंग करते हैं उसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो शहरों में छोटे स्थानों पर पार्क,
सड़क किनारे सार्वजनिक स्थानों पर परिदृश्य जो लैंडस्केपिंग है वो की जाती है। ग्रामीण इलाकों में बड़े भूमि क्षेत्र का उपयोग कृषि और कार्यात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो खेती करना भी लैंडस्केपिंग ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम भूमि को सजा रहे हैं वहां पे भी। ठीक है, तो वो भी एक पार्ट होता है किसका, लैंडस्केपिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें होती है। यहाँ पर एरिया ज्यादा होता है तो बड़े क्षेत्र में लैंडस्केपिंग की जाती है, यहाँ एरिया छोटा होता है तो छोटा एरिया सड़कों के पास में। ठीक है, इसके अलावा कोई जो राजमार्ग है उनके पास में, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर लगाई जाती है, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। छोटे स्थान सजावटी पौधे और मनोरंजन पार्क बनाए जाते हैं। बड़े स्थान कृषि बगीचे और भूमि का कार्यात्मक उपयोग किया जाता है किसमें, रूरल एरिया में। यहाँ पर बात करें उदाहरण की, तो शहरों में जो पार्क होते हैं, सड़क के पास में जो पेड़ होते हैं, जो छोटे निजी बगीचे होते हैं, ये सब किसके उदाहरण है, अर्बन जो लैंडस्केपिंग है उसके उदाहरण है। ठीक है, खेती के आंगन, सामुदायिक बड़े बगीचे, बड़े कृषि क्षेत्र, ये सब किस में आते हैं, ये आपके जो हम कहते हैं ग्रामीण इलाकों में होने वाली लैंडस्केपिंग के उदाहरण है। ठीक है, तो वहां पर तो क्या होता है, जो गांव होते हैं उनमें तो नॉर्मली खेती करना ही लैंडस्केपिंग होता है। ठीक है, खेत में जब हम बुआई करते हैं उसके बाद में पौधे उगते हैं। ठीक है, तो जो आपके पूरी हरियाली चारों ओर, खेत में चारों ओर क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है। एक टाइम के बाद में पौधों में पुष्प आते हैं, पुष्प आने पर खेत और भी सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या है, वो आपके जो रूरल एरिया की जो लैंडस्केपिंग है वही होती है, नॉर्मली वही देखने को मिलती है। बाकी शहरी क्षेत्रों में तो विशेष रूप से मनोरंजन के लिए ऐसा किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है वर्टिकल गार्डनिंग और रूफ गार्डनिंग, दोनों ही शहरों से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन एक में क्या करते हैं, रूफ के ऊपर, छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं, एक में हम दीवार के पास में गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, किसी सहारे के द्वारा। यहाँ पर ध्यान देना है, दीवार, बाड़ों और जो ट्रेलिस पर पौधे उगाना ताकि स्थान बच सके, तो दीवारों के पास में, फेंस के पास में यहाँ पर उगा देते हैं। ठीक है, छतों पर पौधे उगाना ताकि अनुत्पादित स्थान का उपयोग किया जा सके। ठीक है, जो बिना काम की जो जगह है उसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए रूफ गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, छोटे स्थानों के लिए जगह बचाने का तरीका है पौधे ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये छत के स्थान का उपयोग जो कि सब्जी और सजावट के पौधों के लिए किया जाता है। यहाँ पर दीवार पर जो लगे प्लांटर है, लंबवत बागवानी है, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, हरी छत है, छत पर सब्जियां, फूल हैं, ये सब किसके उदाहरण है, ये आपके रूफ गार्डनिंग के उदाहरण है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, एक में हम दीवार के सहारे से गार्डनिंग कर रहे हैं, एक में हम रूफ के ऊपर, छत के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हैं। बाकी दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं क्लाइंबर और क्रीपर। देखो, दोनों ही पौधे होते हैं, एक जो होता है आपके चढ़ाई करने वाले पौधे, यानी कि इनको सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके लहलाने वाले पौधे। ठीक है, अभी इनको बात करते हैं, पौधे जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं और संरचनाओं जैसे कि ट्रेलिस या बाड़ से सहारा लेते हैं। दूसरी तरफ पौधे जो जमीन पर फैलते हैं, जिन्हें समर्थन की आवश्यकता कम या बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये पौधे क्या है, नॉर्मली मिट्टी पे ही चलते हैं, चारों ओर मिट्टी पे ही फैलते हैं। ठीक है, इनको सहारे की जरूरत होती है, ये किसी फेंस के सहारे, ठीक है, बाड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ऊपर बढ़ने के लिए दीवारों और बाड़ जैसी संरचना की आवश्यकता होती है, पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से फैलते हैं, बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अंगूर की बेलें हो गई, मॉर्निंग ग्लोरी हो गई, स्वीट पीस हो गया, ये इसके उदाहरण है। तरबूज हो गया, कद्दू हो गया, घास जैसी जमीनों पर कवर करते हैं। तो तरबूज को और इनको हम जो है सहायता थोड़ी देते हैं, तरबूज तो अपने आप मिट्टी में चारों ओर फैलता रहता है। ठीक है, तो उसको सहायता देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपके जो ये होता है अंगूर होता है या आपके चमेली का जो पौधा होता है, इनको सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके क्लाइंबर होते हैं जिनको सहारे की जरूरत है। क्रीपर नॉर्मली क्या होती है, लताएं होती है जो आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं श्रब और हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं। श्रब के लिए हम ये कहते हैं कि लकड़ी के पौधे जिनमें कई तने होते हैं और सामान्यतः झाड़ीदार होते हैं, यानी कि एक ही जगह से बहुत सारे तने निकलते हैं और एक झाड़ी बना लेते हैं। मेन तना नहीं होता है, अलग अलग तने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तने होते हैं, वो आपके इसमें आते हैं। और गैर लकड़ी वाले पौधे ठंडे मौसम में जमीन पर वापस मर जाते हैं, यानी कि क्या होता है, ये जो हर्बेसियस प्लांट है, ये गैर लकड़ी वाले पौधे हैं, ठंडे मौसम में जमीन पर क्या हो जाते हैं, जो बेक होता है मुख्य रूप से बारिश के टाइम पे, जो ये सर्दियों के टाइम पे जो होता है, इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, पतझड़ ये जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं स्थायी
यहाँ पर ध्यान देना है, श्रब्स क्या होती है, स्थायी कठोर तने, अक्सर सजावटी और बाड़ों के लिए उपयोग की जाती है। जो फेंस बनाते हैं, मान लो किसी जो गार्डन है उसके चारों ओर दीवार बनानी हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सजावटी होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, उसके रूप में इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो ये नरम तने वाले होते हैं, मौसमी पौधे हैं, अक्सर जड़ी बूटियां और फूलों और जमीन कवर के लिए उपयोग किए जाते हैं। जड़ी बूटी के लिए, जमीन को कवर करने के लिए, इनके लिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें बोगेनविलिया हो गया, ठीक है, जिसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर तुलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, लवेंडर हो गया, गेंदा हो गया, इनका इस्तेमाल हम हर्बेसियस प्लांट के रूप में करते हैं, ठीक है। ये सीजनल प्लांट होते हैं मुख्य रूप से, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका पांचवा क्वेश्चन, और पांचवे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, कमेंट लिखना होता है, यानी कि आधा पेज या आधे पेज से थोड़ा सा ज्यादा बेटर लिखना होता है, ठीक है। तो बागानों में प्रयुक्त जो विभिन्न घटक है उनकी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो ये क्वेश्चन है ये आपके छठे या सातवें में भी देखने को मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी, और इससे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और साथ में इससे क्या होते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें कवर करता है, ठीक है। सबसे पहले तो बागान में क्या क्या होता है, यानी कि आपके जो गार्डन होता है उसमें कौन कौन से घटक देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है। तो एक बार जनरली आप सोच के देखो कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हम गार्डन में एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले रास्ते दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पास में ही लगे हुए जो फूलों के पौधे हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। दीवार के ऊपर पड़े हुए पॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेज दिखाई देती है, हेज जो कि फेंस के रूप में ही होती है वो दिखाई देती है, लॉन दिखाई देती है, वाटरफॉल दिखाई दे सकता है, ठीक है, वाटरफॉल, ट्री की कतार दिखाई देती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है, और बहुत सारी चीजें जैसे कि रॉकरी दिखाई देती है, ठीक है। गार्डन में रॉकरी भी होती है, गार्डन में टोपियरी भी होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, गार्डन के जो है कंपोनेंट ही होते हैं। इनको सबको आपको गार्डन के कंपोनेंट के रूप में ही ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो ज्यादा जो है इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली कोई भी चीज नहीं है। जो चीजें हमें गार्डन में दिखाई देती है, जो जो आपको याद आए वो सारी चीजें आप लिख के आओगे, ठीक है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ट्री, ट्री क्या होते हैं, तो ये एक तने वाले ऊपर बढ़ने वाले पौधे होते हैं, ठीक है। तो वर्ष बाग में छांव, संरचना और ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये पर्णपाती या सदाबहार हो सकते हैं, यानी कि कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो सीजन के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है झाड़ियां। झाड़ियों की हमने अभी बात की है कि इनमें मुख्य तना नहीं होता है, ये बहुत सारे तनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे तने निकलते हैं और उन्हें हम झाड़ियां कहते हैं, ठीक है। ये हेज में सजावटी तत्वों के रूप में उपयोग की जाती है। फिर आज गए हर्बेसियस प्लांट, तो ये पौधे नरम तने वाले पौधे होते हैं जो सामान्यतः सर्दियों में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और रंग बिरंगे फूलों का उत्पादन करते हैं। यानी कि नॉर्मली ये फूलों वाले पौधे होते हैं जिनको हम कुछ सीजन के लिए उगाते हैं, ठीक है, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, एक सीजन के लिए इनको उगाया जाता है। उसके बाद में आ जाता है ग्राउंड को कवर करने वाले, यानी कि फैल कर चलने वाले। तो वे पौधे जो जमीन पर फैलने वाले होते हैं, खरपतवारों को कम करते हैं और बनावट जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। क्लाइंबर और क्रिम्पर ये चढ़ाई करने वाले पौधे होते हैं, ऊपर चढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हार्ड शेप। हार्ड शेप यानी कि जो हम भौतिक रूप से बनाते हैं, जैसे कि रास्ते हो गए। अब रास्तों का क्या काम है, तो रास्ते पत्थर, ईंटों, टाइल से बने हो सकते हैं जो कि बाग के भीतर चलने में मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। आपको कहाँ पहुंचना है, कैसे जाना है, ये रास्ते ही बताते हैं। वॉल्स होती है, दीवारें, बाड़े बाग के स्थानों को परिभाषित करने और गोपनीय प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। जो दीवारें होती है वो नॉर्मली या तो हम फेंसिंग के द्वारा बना सकते हैं, जो ऐसे प्लांट होते हैं जो दीवार बनाने में काम में आते हैं, हेज बनाते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मली कोई पत्थर की दीवार हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेस और पोर्टियोर्स ये क्या होते हैं, तो पक्की जगह जहाँ लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, मेहमान नवाजी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैठने की जो जगह है वो आपके इसमें आ जाएगी। वाटर फीचर यानी कि पानी से बने हुए फव्वारे हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, ये सभी क्या होते हैं, आपके इसमें शामिल होते हैं। स्ट्रक्चर जो संरचनाएं हैं, जिसमें आपके परगोला हो गया, ठीक है, जो गेजेब है वो हो गया, मेहराब हो गया, ठीक है। मेहराब क्या होता है, तो ऐसी संरचना ऊपर से गुम्बद के जैसे घुमा हुआ,
अब यहाँ से जो है एंट्री करोगे आप, तो इस प्रकार का मेहराब होता है। परगोला क्या होता है, तो ये बीच में इस प्रकार की जो है संरचना होती है, जिसके ऊपर जो है लताएं चढ़ाकर इसको चारों ओर फैला दिया जाता है और इसके बीच में से हम चलते हैं, ठीक है। तो काफी सुंदर लगता है, बैठने की जगह भी हो सकती है। सजावट में क्या क्या देखने को मिलता है, तो मूर्तियां और प्रतिमाएं हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली गार्डन में मूर्तियां होती है। गार्डन जो फर्नीचर है वो हो सकता है, ठीक है। कुर्सी हो गई, बेंच हो गई, मेज हो गई, ये सब आराम करने के लिए। लाइटनिंग, प्रकाश की व्यवस्था हो सकती है, जो रास्ते को रोशन करती है, महत्वपूर्ण तत्वों का प्रमुख बनाती है, जिससे कि सुखद माहौल बनता है। ये सब किस में आ गए, ये आपके डेकोरेशन में आ गए, सजावटी तत्वों में आ गए। तो इस प्रकार से जो है आपको सभी चीजों को कवर करना है, किसमें, कंपोनेंट ऑफ गार्डन में, ठीक है। लॉन भी इसका एक कंपोनेंट होता है, लॉन को भी आप कवर कर सकते हो। पोट भी होता है, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट जो कि किसमें, गमलों में लगाए जाते हैं, वो आपके पोट्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप कवर कर सकते हो। बायो एस्थेटिक प्लानिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। बायो एस्थेटिक प्लानिंग का मतलब है हरित स्थान जैसे कि बागों, परिदृश्यों की योजना और उनकी डिजाइन, जिसमें सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांतों के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो एरिया है उसको ग्रीनरी करेंगे, एक तो यानी कि ग्रीन बनाएंगे, दूसरा पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोनों चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। इनका उद्देश्य ऐसे स्थानों का निर्माण करना है जो न केवल दृश्यात्मक रूप से यानी कि आकर्षक लगते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि जैव विविधता का भी समर्थन करते हैं। यानी कि उनमें बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है और इन स्थानों से जुड़े व्यक्तियों की भलाई को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सुखद महसूस करते हैं, अपने आप को जो है वहां पर राहत महसूस करवा पाते हैं। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब हम बायो एस्थेटिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उनकी बात करें तो सौंदर्य आकर्षण को बढ़ावा देना, ठीक है। एक तो सुंदरता को बढ़ाएंगे, जब हम कई प्रकार के पौधों को लगाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे, एक अच्छा डिजाइन बनाएंगे, तो ये क्या करेगा, सुंदरता को बढ़ाएगा। दूसरा है प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें हमें सभी चीजों को शामिल करना है, ऐसा नहीं है कि पौधों को शामिल कर रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो आपके पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं, इनको भी इसमें शामिल करना है, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ सके, अलग अलग पौधे, अलग अलग जीव वहां पर शामिल हो सके। सततता, अब जब बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो लंबे समय तक आपको सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी, पर्यावरण को हानि कम होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी और आसपास में प्रदूषण कम होगा। तो इसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी, जो कंटिन्यू, जो सतत विकास है, वो होता रहेगा। ह्यूमन वेलबींग यानी कि इंसानों के कल्याण के लिए ये उपयोगी होते हैं, ठीक है। ऐसे स्थान डिजाइन करना जो कि मानसिक और शारीरिक भलाई में योगदान करते हैं, आराम, मनोरंजन, पर्यावरण, शिक्षा को अवसर प्रदान करते हैं। फंक्शनलिटी, कार्यात्मक, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे स्थानों का निर्माण करना जो कार्यात्मक उद्देश्य को पूरा करे, बैठने के स्थान, रास्ते और खाद्य भगवाने बनाए, ठीक है, यानी कि कार्यों के लिए भी ये काम करते हैं। इनका इंपोर्टेंस क्या है, तो ये क्या करते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो पारिस्थितिकी को जो है मेंटेन रखेंगे। इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेनिफिट होते हैं, ठीक है। जब लोग यहाँ जाएंगे, बैठेंगे, ठीक है, तो अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी ऑक्सीजन युक्त हवा मिलेगी, ठंडक मिलेगी, जो पक्षियों के चहचहाट है वो मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक अच्छा जो मन को महसूस होने वाली जो चीजें, इमोशनली हम अच्छा फील करेंगे, साइकोलॉजिकली हम अच्छा फील करेंगे, ठीक है। ये कब हो पाएगा, ये जब हम जो बायोस्थेटिक प्लानिंग है वो करेंगे तब। एजुकेशन वैल्यू, यहाँ पर आपको ये ऐसे स्थान शैक्षणिक उपकरण के रूप में काम में कर सकते हैं, पर्यावरण, जैव विविधता, सतत प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट, लोगों का भी इसमें भागीदारी होती है, ठीक है। मान लो कोई गार्डन बना हुआ है तो उसमें 4 लोग किसी दूसरी जगह से आएंगे, 4 लोग दूसरी जगह से आएंगे, लोग आपस में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये लोगों में जो है एक दूसरे को मिलाने और उनमें जो है क्लोजनेस बढ़ाने में भी काम में आता है, ठीक है। एनवायरमेंट हेल्थ तो है ही, जो पर्यावरण को लाभ है वो तो हो ही रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है, ठीक है, लोगों को अच्छा लग रहा है और सारी चीजें सही सही हो रही है, तो वो लाभ तो देखने को मिल ही रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है लैंडस्केपिंग, बागवानी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कोई भी जब हम जो है गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि उनको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन सब की हम चर्चा
करेंगे। तो लैंडस्केपिंग जो बागवानी है इसमें प्रकृति और डिजाइन के तत्वों का संयोजन होता है ताकि सौंदर्य और कार्यात्मक स्थान बनाए जा सके। ये विविध सिद्धांतों को समझने में शामिल होते हैं जो कि स्थान के संगठन में मदद करते हैं, जिसमें वातावरण अधिक जीने योग्य और आकर्षक बनता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले सिद्धांत मिलता है यूनिटी, यानी कि आपका जो गार्डन है वो देखने में एक लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें कुछ चीजें हैं जो अलग ही जा रही है, कुछ चीजें अलग ही जा रही है। गार्डन पूरा एक गार्डन ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मान लो उसमें अलग अलग चीजें आपने समावेशित कर दी और वो बिखरा हुआ सा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सिद्धांत का जिसमें लैंडस्केप डिजाइन के सभी हिस्से मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता बनाते हैं, ये सुनिश्चित करता है कि विभिन्न तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और समग्र डिजाइन में योगदान करें, यानी कि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक जगह एक ही चीज का समर्थन करते हैं। इसके अलावा बैलेंस, हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं हम वो एक सही ढंग से सही संख्या में लगा रहे हैं, लॉन लगा रहे हैं, कितने आकार में लगानी है, कितनी लगानी है, ये ध्यान रखना है। जो रास्ते हैं वो कितने बड़े होने चाहिए, कितने चौड़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इन सब चीजों का बैलेंस बनाना दूसरा सिद्धांत होता है। ठीक है, तो यही बात है, संतुलन का मतलब है लैंडस्केपिंग में दृश्यात्मक भार का वितरण, यह समिति दोनों पक्षों पर तत्वों का मिलन, विसमितीय डिजाइन में विभिन्न तत्वों का होना लेकिन अनुपात में संतुलित हो सकते हैं, यानी कि सारी चीजों का अनुपात सही ढंग से होना चाहिए। फिर आ गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब अनुपात विभिन्न तत्वों के आकार के बीच संबंध से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी तत्व डिजाइन के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत बड़ा या बहुत छोटा न हो। ठीक है, इसके अलावा रिदम की बात करें तो एक लय नजर आनी चाहिए। गार्डन में क्या होनी चाहिए, एक लय नजर आनी चाहिए। आप जब एंटर करते हो और उसके बाद में एग्जिट करते हो तो वहां तक आपको बिल्कुल भी जो है चीजें ऐसे जो है विचित्र नहीं लगनी चाहिए, एक फील आना चाहिए कि हाँ गार्डन में घूम रहे हैं, उस प्रकार के लय होनी चाहिए। ठीक है, तो लैंडस्केपिंग में लय तत्वों का पुनरावृत्ति जैसे कि पौधे, रास्ते, रंगों द्वारा उत्पन्न होती है। यह पुनरावृत्ति दृश्यात्मक प्रवाह उत्पन्न करती है और आंखों की डिजाइन के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद है, जिससे स्थान गतिशीलता महसूस होती है। ठीक है, तो कौन से पौधे कहाँ पर आएंगे, उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में कौन सी चीज रहेगी, ये सारी चीजें पहले ही जो है लय के हिसाब से सारी चीजें सेटल कर दी जाती है। इसके बाद में आता है एक फोकल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक गार्डन में एक क्या होना चाहिए, फोकल पॉइंट, यानी कि आकर्षित करने वाली जगह। ठीक है, जब भी आप एंटर करते हो तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि वहां पर कुछ विशेष है। ठीक है, और जब आप घूमकर वहां जाते हो तो एक्चुअल में आपको वहां पर एक विशेष चीज मिलनी चाहिए। फोकल पॉइंट के रूप में कोई फव्वारे हो सकते हैं। ठीक है, फोकल पॉइंट के रूप में आपके कोई जो रोकरी होती है, जो पहाड़ होता है, कृत्रिम पहाड़ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डिजाइन हो सकती है जो कि आकर्षित करती हूँ, तो उस प्रकार की चीजें आपके फोकल पॉइंट होती है। कलर की बात करें तो कलर में भी जो है आपके लैंडस्केपिंग में जो कलर है वो कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। ठीक है, कलर का क्या बैठना चाहिए, कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। अलग अलग कलर, ज्यादा विचित्र कलर नहीं होने चाहिए, एक जैसे दिखने वाले, एक दूसरे से जुड़ाव रखने वाले कलर होने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके लैंडस्केपिंग के सिद्धांत होते हैं। इसके बाद में दूसरा आ जाता है कि लैंडस्केपिंग को हम किस प्रकार से इंपॉर्टेंस इसका कैसे समझ सकते हैं, क्यों जरूरी है ये। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यदि हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो लैंडस्केपिंग सौंदर्य और कार्यात्मक दोनों पहलुओं में पर्यावरण में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तो दिखने में सुंदर दिखती है, दूसरा कार्यात्मक रूप से कार्य करने में भी यहाँ पर जो है सुकून महसूस होता है। ठीक है, जब हम बैठकर काम करते हैं तो गार्डन में बैठकर काम करने का मजा ही अलग होता है। तो देखने में भी और काम करने में भी, दोनों में ही क्या होती है, ये महत्वपूर्ण होती है। इसका व्यापक उपयोग आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक स्थानों पर होता है जो इन स्थानों से जुड़ने वाले लोगों की भलाई में योगदान करते हैं। यानी कि कोई आवास हो, रहने की जगह हो, कोई व्यवसाय हो, कोई उद्योग हो, कोई सार्वजनिक स्थान हो, यहाँ पर गार्डन का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। तभी तो हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई मान लो आपके सार्वजनिक जगह पर पार्क हो गया, हॉस्पिटल के आगे पार्क है, स्कूल के आगे पार्क है। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि जो आपके रेलवे स्टेशन है वहां पर पार्क, वहां पर हरियाली देखने को मिलती है। तो ये लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर महत्व की बात करें तो एक तो सुंदरता बढ़ाने में, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू यानी कि सुंदरता बढ़ाने में। जब भी हम जो है ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं, लोन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों को सजाते हैं, तो उससे सुंदरता बढ़ती है, चीजें अच्छी लगती है, ठीक है, व्यवस्थित लगती है। इसके अलावा दूसरा एनवायरमेंट बेनिफिट होते हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, तो उस एरिया को स्वच्छ रखते हैं, उस एरिया में ठंडक रखते हैं, उसमें जो है हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, और ये बेनिफिट्स क्या होते हैं, एनवायरमेंट वाले बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण का काम भी ये करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, पानी को बचाते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मानसिक भलाई भी होती है, यानी कि साइकोलॉजिकली भी हम शांत महसूस करते हैं, ठीक है। जब गार्डन दिखता है या हरियाली दिखती है तो हमारे मन को अलग महसूस होता है, हम सुकून महसूस करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में रहते हैं तो ज्यादा नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, प्रकृति से जुड़े हुए फील करते हैं, और वो फीलिंग हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है, हमारे दिमाग को स्टेबल रखती है, हमें अच्छा महसूस करवाती है। इकोनॉमिक वैल्यू, इसके साथ ही हम गार्डन से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बड़ा गार्डन बना लेते हैं, उसमें शादियों के प्रोग्राम होते हैं, उसमें घूमने के प्रोग्राम होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो उनसे पैसे भी कमाते रहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू का भी एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर होता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी मिलती है। इसके अलावा और क्या होता है, स्कोप की बात करें तो आने वाले टाइम में जो भी है हर कोई क्या करना चाहेगा, आवासीय क्षेत्र जो आपके रेजिडेंशियल एरिया है उसको एक गार्डन बनाने की सोचेगा, ठीक है, और उसको गार्डन बनाने के लिए एक बेहतरीन डिजाइनर की, एक बेहतरीन जो है गार्डन लगाने वाले की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर यहाँ पर आपको स्कोप देखने को मिलता है। कॉमर्शियल स्पेस, व्यवसायिक स्थान है जहाँ पर कोई बिजनेस का काम हो रहा है, कोई होटल है, कोई मॉल है, कोई बड़ा भवन है, वहां पर क्या करना है, आपको गार्डनिंग करने के लिए जो है वहां पर लोगों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर स्कोप है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में स्कोप है, ठीक है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बड़ा जो है आपका हम देख लेते हैं कि कोई बड़ी फैक्ट्री है तो उसके पास आसपास में गार्डन होता है, ठीक है। वो गार्डन इसीलिए लगाया जाता है क्या कि वहां पर रहने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो सके, प्रदूषण कम रह सके और देखने में अच्छा लगे। तो ये आपके उद्योगों में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर स्कोप है पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो आपके स्ट्रीट्स हो, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक कोई भी पब्लिक प्लेस हो जैसे कि बस स्टैंड हो गया, जो आपके रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, वहां पर गार्डनिंग करना जरूरी होता है, तो वहां पर भी आपको स्कोप देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ फीचर ऑफ लैंडस्केपिंग फॉर इंडस्ट्रियल हॉस्पिटल, यानी कि जो आपको लैंडस्केपिंग करनी है वो कहाँ पर करनी है, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में और एक हॉस्पिटल में, ठीक है। अब दोनों के जो उद्देश्य है वो अलग अलग है। हॉस्पिटल में जो आपके ये लैंडस्केपिंग की जा रही है इसमें उद्देश्य यह है कि पेशेंट्स का भला हो सके, ठीक है। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर लैंडस्केपिंग करने का उद्देश्य क्या है कि वहां पर जो लोग हैं वो आराम कर सके, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको वहां पर स्पेंड कर सके, ठीक है, अपने आप को अच्छा महसूस करवा सके, इसके लिए, क्योंकि जितना अच्छा वहां के जो काम करने वाले महसूस करेंगे उतना ही वो बढ़िया इंडस्ट्री में काम करेंगे, ठीक है, और वहां पर अच्छा काम करेंगे तो इंडस्ट्री का जो प्रगति है वो होगी। तो ये दोनों ही उद्देश्य होते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए लैंडस्केपिंग में क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती है, ध्यान देना है। सबसे पहले सौंदर्य तो दोनों जगह देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, सौंदर्य में सुधार हॉस्पिटल में भी होगा, सौंदर्य में सुधार यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वहां पर भी होगा, ठीक है। तो सौंदर्य में जो कर्मचारी है, आगंतुक है, उनके लिए क्या होगा, यह आकर्षक बनेगा, ठीक है, लोग यहाँ पर ठहरना चाहेंगे और जो उद्योग है उसकी छवि अच्छी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल यहाँ भी होगा हॉस्पिटल में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल, पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ हानिकारक प्रदूषकों को अवशोषित करेंगे, यहाँ पर ज्यादा जरूरत है इसकी, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सारी हानिकारक चीजें निकलती है तो उनको वो गार्डन अवशोषित करता है, धूल के कणों को अवशोषित करता है, वायु गुणवत्ता में सुधार करता है। लैंडस्केपिंग प्राकृतिक ध्वनि अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। मान लो जहाँ पर शोर शराबा ज्यादा है तो उसको भी कम करने का काम किसका है, गार्डन का होता है।
होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वहां पर जो कर्मचारी है काम करने वाले हैं उनका भी जो है आरामदायक और सुखदकारी वातावरण प्रदान करता है। कुछ टाइम के लिए वो आराम कर सकते हैं और गार्डन में सुख के साथ में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मनोबल में सुधार कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और समग्र उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारे कारण होंगे तो उत्पादन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एम्प्लॉय अच्छा फील करेगा तो ऑटोमेटिक ही इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है लैंडस्केपिंग ऑफ हॉस्पिटल। फॉर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की क्या है, तो पहला तो चिकित्सा का वातावरण सुधार करना। ठीक है, अस्पताल में लैंडस्केपिंग एक शांतिपूर्ण उपचारात्मक वातावरण बनाती है। हरे भरे स्थानों पर मरीज उपचारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे कि उन्हें आराम करने और जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। ठीक है, तो पेशेंट्स के लिए तो गार्डन बहुत जरूरी होता है। नॉइस कम करता है। ठीक है, तो ये जो शोर शराबा है उसको कम करता है जिससे कि आपके क्या होगा, जो आपके हम कह रहे हैं पेशेंट्स है उनको अच्छा फील होता है। प्राइवेसी और इसके साथ में ही जो आपके ट्रैंक्विलिटी है, जो शांति है वो मिलती है। ठीक है, आप अकेले में बैठ सकते हो। ठीक है, किसी भी इस लोगों के साथ अकेले में बात कर सकते हो जिससे वे चिकित्सा वातावरण में बाहर निकलकर एकांत और शांति अनुभव कर सकते हैं। इम्प्रूव एयर क्वालिटी, जो वायु है उसकी क्वालिटी तो सुधरनी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। इसके बाद में बात करते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग के अलग अलग जो स्टाइल है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल की बात करें तो देखो दो प्रकार के गार्डन होते हैं, एक तो फॉर्मल गार्डन होते हैं, एक इनफॉर्मल गार्डन होते हैं। ठीक है, फॉर्मल गार्डन का मतलब होता है कि यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होगी। मान लो ये गार्डन है, अब यहाँ से आप एंटर कर रहे हो तो इसमें सारी चीजें अरेंज रहेगी। यहाँ पर जो पौधे लगे हुए हैं वो यहाँ पर भी लगे हुए हैं, आगे पथ आ गया, पथ इधर से चला गया, रास्ता इधर चला गया। ठीक है, यहाँ से घूम के आप आ रहे हो, यहाँ से घूम के आप आ रहे हो, यहाँ पर मान लो कुछ जो है देखने की चीजें हैं, यहाँ पर कुछ देखने की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर बैठने के लिए लॉन है। इस प्रकार से यहाँ चारों ओर से घूमकर ऐसे आ रहे हो, यहाँ पर कोई फोकल पॉइंट है, ध्यान केंद्रित करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है। जो ज्योमेट्री होती है वो दोनों तरफ एक पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ जो चीज होगी वो यहाँ पर भी होगी। ठीक है, ऐसे दोनों तरफ चीजें सेम होती है। तो ये आपका फॉर्मली बसा हुआ क्या है, आपका गार्डन है। ठीक है, तो ये फॉर्मल स्टाइल वाला गार्डन कहलाता है। तो इसमें क्या है, सिमेट्री है, जियोमेट्री पैटर्न है। फॉर्मल गार्डन आर डिजाइन टू द क्रिएट ए बैलेंस एंड ऑर्डरली लुक। ठीक है, यानी कि एक बैलेंस होता है दोनों तरफ और एक जैसा दिखता है। दे ऑफन फीचर नीटली ट्रिम्ड हेज, यानी कि यहाँ पर कटी हुई जो हेज है, ठीक है, वो होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लावर बेड्स होती है। केयरफुली प्लेस्ड जो स्टेचूज है वो होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। दूसरी तरफ ये जो इनफॉर्मल गार्डन होते हैं ये प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको किसी विशेष उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, विशेष ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मान लो ये गार्डन है और इस गार्डन में आप यहाँ से घुसते हो। ठीक है, यहाँ से घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो है कोई विचित्र चीज यहाँ पर है, यहाँ पर अलग चीज है, यहाँ बैठने का स्थान है। ठीक है, यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है, यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर खेलने की जगह है। तो इस प्रकार से जो है टीले आ गए, कहीं पे पत्थर आ गए, कहीं पे जो है अलग पौधे आ गए। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो यह आपका इनफॉर्मल गार्डन होता है। इसमें प्राकृतिक चीजों को ज्यादा फॉलो किया जाता है, प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद में आ जाता है इसको ये कोटेज शैली है, इसको आप इतना इंपॉर्टेंस मत देना। यहाँ पर जापानी शैली की बात कर लेते हैं। देखो जापानी जो गार्डन होते हैं वो भी अधिकतर प्राकृतिक गार्डन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ये भी ज्यादा सम्मिलित करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बोनसाई देखने को मिलेंगे, वाटर पॉन्ड्स, रॉक्स, बैम्बू और क्रिएटिंग ए पीसफुल एंड मेडिटेटिव प्लेस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह बनाते हैं जो जिसमें शांति हो, जिसमें मेडिटेशन करने के लिए जगह हो, स्पेस हो। ठीक है, वो गार्डन आपके कौन से होते हैं, जापानी गार्डन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एक जो मेडिटेरियन स्टाइल के गार्डन है वो भी देखने को मिलते हैं। इनमें आपको सन लविंग प्लांट सच एज वेलेंडर, रोजमेरी एंड ठीक है इस प्रकार के जो धूप को पसंद करते हैं वो गार्डन ज्यादा मिलते हैं। रोकी एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें ड्रोट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जेरी स्पेस होता है। ये क्या है, तो ये भी मुख्य रूप से जो कम पानी में उगने वाले जो पौधे हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी जो है
विशेष रूप से जो हम स्टाइल की बात करते हैं तो दो ही होती है, ठीक है। जो स्टाइल होती है वो विशेष रूप से दो ही होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बाकी ये चीजें एक्स्ट्रा है, इनको आप एक जो है नजर मार सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं औपचारिक बागवानी की शैलियों की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मल बागवानी है इसको हम कैसे देखते हैं, क्या क्या चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मल गार्डनिंग का मतलब हो गया कि सभी चीजें वेल तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। कितनी जो है मात्रा होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, कौन सा पद कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ठीक है। वो एक सिमेट्री में होता है, एक विशेष जो है आपको पैटर्न देखने का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो फॉर्मल गार्डन इज अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड सिमेट्री। दिस स्टाइल क्रिएट ए सीन ऑफ गार्ड जो ग्रेन्युअल एंड इलाइंज थ्रू द कंट्रोल डिजाइन एंड प्रीसियस। यानी कि ये क्या करता है, बिल्कुल एक जो कंट्रोल डिजाइन है वो देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ऐसे विचित्र चीजें नहीं हो सकती, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स चीजें हैं वही अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब आपके औपचारिक बागवानी में परफेक्ट समानता होती है, ठीक है, जहां पौधे, वृक्ष, रास्ते एक जैसे पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जिससे संतुलन और सामंजस्य का एहसास होता है। दूसरा है जियोमेट्री, ज्यामिति, ठीक है। इसकी बात करें तो लेआउट ऑफ ए फॉर्मल गार्डन, जो आपके फॉर्मल गार्डन की जो लेआउट होती है वो अक्सर ज्यामितीय आकारों का पालन करती है। जैसे कोई वर्ग में बना दिया, ऐसे आयता रूप में बना दिया, ठीक है, ऐसे गोली के रूप में बना दिया, तो इस प्रकार से डिजाइन को फॉलो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर लेस होती है। संरचनात्मक पथ होते हैं, ठीक है, जो रास्ते होंगे वो अच्छी तरह से रखे हुए, सीधी पगडंडियां, रास्ते एक मुख्य विशेषता होती है। ये रास्ते अक्सर केंद्रीय जो फोकल पॉइंट होता है उसकी ओर ले जाने का काम करते हैं, जैसे फव्वारा और मूर्तियां वहां पर पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। जो केंद्र करने वाला जो एरिया है, फोकल पॉइंट है, उसकी ओर ले जाने का काम रास्तों का होता है। ट्रिमिंग एंड शेप, यानी कि प्रत्येक जो पौधे होंगे, जो झाड़ियां होंगी वो सही ढंग से कटी हुई रहेंगी, अलग अलग आकार में कटी हुई रहेंगी। नियमित छटाई बागवान के संरचना और डिजाइन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। फाउंटेन्स और स्टेचू, अलग अलग प्रकार के फव्वारे और मूर्तियां इनमें देखने को मिलेगी, ठीक है, और उनका भी एक फिक्स अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ प्लानिंग, यानी प्लांटिंग ऑफ लॉन। जो लॉन को लगाने के मेथड है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो लोन कैसे लगाते हैं, सिंपली हम ये कहते हैं कि लोन लगाने के लिए या तो हम सीड का यूज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले सीड डाल सकते हैं, या फिर लोन लगाने के लिए हम जो उनके राइजोम होते हैं, जो डंठल होते हैं, जो तना होता है, उसी को तोड़कर दूसरी जगह लगा सकते हैं। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है टर्फिंग। टर्फिंग का मतलब लोन को जो है मिट्टी के सहित ही, मिट्टी की जो पट्टी होती है उसी के साथ उठा लेते हैं और दूसरी जगह ले जाकर रख देते हैं। तो ये मेथड भी फॉलो किया जाता है। तो लोन लगाने के अलग अलग जो मेथड है इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीडिंग, यानी कि बीज के द्वारा। सीडिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द प्लांटिंग ऑफ ए लॉन, ठीक है, यानी कि लोन लगाने का सबसे कॉमन मेथड तो सीड ही है। इट इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ग्रास सीड इवनली अक्रॉस द सोइल अलाउिंग देम द जर्मिनेट। यानी क्या करते हैं कि जो एरिया है जहां पर आपको लॉन लगानी है वहां पर हम क्या कर लेते हैं, जो बीज है उनको छिड़क देते हैं, उसके बाद में उनको जर्मिनेट होने के लिए वाटर दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, घास का गड्ढा लगाना, यानी कि ये सोडिंग है। इसमें क्या होता है, घास का गड्ढा वह पहले से उगाई गई घास की पट्टी होती है, ठीक है, जिसमें मिट्टी पर रखा जाता है। यह तरीका तात्कालिक परिणाम देता है क्योंकि इसमें पहले से घास उगी होती है। ये महंगा होता है लेकिन इन्हें लोगों के लिए आदर्श होता है जो जल्दी घास चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस एरिया में मान लो घास नहीं है तो वहां पर जो है घास जल्दी से लगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है हम क्या कर लेते हैं, जो गड्ढा है उसके रूप में घास को उठाकर लेकर आते हैं, पहले से लगी रहती है, उसको लाकर यहाँ पर रख देते हैं। दूसरा है स्प्रिंकिंग। स्प्रिंकिंग क्या होती है, तो इसमें घास के छोटे हिस्से, ठीक है, स्प्रिंग्स को मिट्टी में लगाया जाता है जो आमतौर पर स्टोन से या राइजोम से होते हैं। समय के साथ ये स्प्रिंग्स फैलते हैं और बगीचे को भर देते हैं, ठीक है। मान लो आपने गार्डन तो पहले लॉन तो पहले से ही लगा रखी थी लेकिन कहीं कहीं पे लॉन उगी नहीं थी या सही ढंग से लगी नहीं थी, तो इन पिचेज को भरने के लिए, इस एरिया को भरने के लिए राइजोम्स का यूज करते हैं और इस मेथड को हम स्प्रिंकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है टर्फिंग।
टर्फिंग का उपयोग मुख्य रूप से वहां पर करते हैं जहां पर हमें जल्दी से जल्दी क्या करनी हो, लोन लगानी हो, ठीक है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। टर्फिंग सोडिंग के समान ही होती है, ठीक है, ये सोडिंग जैसी ही होती है, लेकिन इसमें सामान्य पहले से उगाई गई घास की मोटी परत होती है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जहां पर तत्काल कवर की आवश्यकता होती है, उच्च गुणवत्ता वाली घास की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो पिच होते हैं ना आपके, ठीक है, जो अभी अमेरिका ने थोड़े दिनों पहले जो है मैच करवाया था, ठीक है, जो T20 2023 वाला जो T20 था वो करवाया था, तो उन्होंने पिच बनाई थी, ठीक है, क्योंकि पहली बार वहां पे मैच हो रहा था, तो पिच बनाने के लिए उन्होंने ये टर्फिंग विधि का इस्तेमाल किया था। जल्दी से उन्होंने क्या किया, दूसरी जगह से जो लॉन है उसको उखाड़ कर यहाँ पर लाकर इंस्टॉल कर दिया और उसको पानी देना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम के बाद में लॉन लग चुकी थी, तो ये जल्दी से लॉन लगाने का तरीका है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है वाटर गार्डन। देखो वाटर गार्डन का मतलब क्या है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, वाटर आपके फोकल पॉइंट के रूप में रहता है, ठीक है, एक मुख्य जो ध्यान केंद्रित करने वाली चीज है वो पानी होता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। जल उद्यान वह बगीचा होता है जिसमें जल तत्व जैसे तालाब, झरने, फव्वारे मुख्य आकर्षण होते हैं। उद्देश्य पानी के तत्वों का उपयोग करके शांति और आराम का वातावरण बनाना, ठीक है। जल पौधे, इनमें जल कमल, कमल, जल हाइसिंथ, अन्य पौधे शामिल होते हैं जो पानी में उसके आसपास उगाए जाते हैं। इनमें मछलियां भी होती हैं। उन उद्यानों में कोई सोने की मछली छोड़ी जाती है, ठीक है, सोने की मछली का मतलब जो चमकीले कलर की होती है वैसी मछलियां वहां पर छोड़ी जाती है ताकि देखने में सुंदर लगे। इसके अलावा सौंदर्य मूल्य, जो बहते पानी की आवाज है वो दृश्य और सौंदर्य वृद्धि करती है और वातावरण में शांति का अनुभव करवाती है, ठीक है। रोकरी की बात करते हैं तो रोकरी क्या होती है, जिनमें मुख्य ध्यान केंद्रित करने वाली चीज क्या होती है, रॉक्स होती है। जो पहाड़ होते हैं वो ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं, तो रोकरी और आपके जो वाटर गार्डन है वो एक जैसे ही होते हैं, बस इसमें फर्क इतना ही होता है कि वहां पर ध्यान केंद्रित करने वाली चीज क्या है, पानी है, और यहाँ पर बागवानी में मुख्य रूप से क्या शामिल किया जाता है, चट्टान, पत्थर, बजरी का उपयोग करके प्राकृतिक दृश्य तैयार किए जाते हैं। पौधे, इनमें आमतौर पर पर्वतीय पौधे होते हैं, मांसल पौधे होते हैं, सूखा सहन करने वाली प्रजातियां शामिल होती है। चट्टानों का अरेंजमेंट, चट्टानों को इस तरह से रखा जाता है कि वह प्राकृतिक दृश्य का एहसास कराते हैं, जैसे कि पहाड़ियों और पर्वतों को नकल करना। देखभाल, रोकरी बागवानी कम देखभाल वाली होती है, ठीक है, क्योंकि इन पौधों को कम पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। टेरेस गार्डनिंग की बात कर लेते हैं। टेरेस गार्डनिंग का मतलब वही आपके छत पे गार्डनिंग करना, ठीक है, वही होती है। रूफ गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग एक ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देना है, किसी इमारत की छत या टेरेस पर पौधों को उगाना, ठीक है, छत बागवानी कहलाती है। तो अब मान लो आपका एक एरिया है, आप शहर में रह रहे हो और आपके पास जमीन नहीं है, ठीक है, तो जमीन नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको ताजा सब्जियां खानी है, तो आप फिर अपने छत पे क्या उगाने लग जाते हो, सब्जियां उगाने लग जाते हो। इसमें सजावटी पौधे हो सकते हैं, सब्जियां, जड़ी बूटियां, छोटे पेड़ शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह अव्यवस्थित स्थान का उपयोग करके शहरी गर्मी को कम करते हैं, वायुमंडलीय गुणवत्ता में सुधार करते हैं। डिजाइन, ये साधारण गमले से लेकर विस्तृत सेटअप तक भिन्न हो सकते हैं, जिसमें कई स्तरों पर पौधे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होते हैं, शहरों की जो गर्मी है उसको कम करने के लिए, आपके छत के टेम्परेचर को कम रखने के लिए वहां पर क्या की जाती है, ये जो गार्डनिंग है, टेरेस गार्डनिंग है, ये की जाती है, ठीक है। तो इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जिनको आप ध्यान रखोगे। जापानीज गार्डन क्या होता है, जापानीज गार्डन के लिए हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के गार्डन मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जापानी गार्डन पारंपरिक बागवानी होती है, ठीक है, पारंपरिक का मतलब पहले से यही आ रही है, जो सरल, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य पर केंद्रित होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे वाले जो गार्डन होते हैं, भारतीय जो गार्डन है, उनमें विशेष कुछ नहीं होता है, वो या तो मंदिरों के पास में बनाए जाते हैं जहां पर हम फूल तोड़कर जो है भगवान को अर्पित कर देते हैं, या वहां पर बैठकर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार की चीजों के लिए ही आपके जो जापानीज गार्डन है वो बनाए जाते थे, ठीक है। मुख्य तत्व इनमें चट्टाने, पानी के तत्व, फूल, लैम्प और बोनसाई पौधे शामिल होते थे, ठीक है। डिजाइन का दर्शन, यह डिजाइन में न्यूनतमता का उपयोग करके प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। प्रतीकात्मक, इसमें अक्सर प्रतीकात्मक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जैसे चट्टाने पहाड़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं और रेत पानी का प्रतीक होती है, ठीक है। तो ये सारे एकदम प्रतीक के रूप में काम में लिए जाते हैं। उद्देश्य क्या है, शांति के लिए, एक अच्छा एहसास के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को पहचानने के लिए, प्रकृति से जुड़ाव
जो है महसूस करने के लिए ये इनका उद्देश्य हुआ करता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है जो बागवानी में हम सजावट की चीजें काम में लेते हैं उनकी बात करेंगे, और बागवानी के अलग अलग जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम सजावट की बात कर लेते हैं कि एडोर्नमेंट्स, जो आपके सजावट के चीजें हैं वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा की पहले बात करते हैं। बागवानी सजावट वे सजावटी तत्व होते हैं जो बागों में जोड़े जाते हैं ताकि उनके दृश्य आकर्षक और सौंदर्य मूल्य को बढ़ाया जा सके। ये तत्व प्राकृतिक, मानव निर्मित हो सकते हैं और आकर्षक वातावरण बनाते हैं। ठीक है, मूर्तियां और शिल्प की बात करें तो मूर्तियां जो पत्थर, ठीक है, पत्थर, कांसे, लकड़ी जैसे विविध सामग्रियों से बनाई जाती है, बाग को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मानव रूप, जानवरों, अमूर्त डिजाइनों का प्रतिनिधित्व कर सकती है और जो कला का स्पर्श जोड़ती है। उदाहरण के लिए बाग के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर की शेर मूर्ति लगा देना। तो ये क्या होगी आपके मूर्तियां और शिल्प। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि गार्डन में जैसे ही जाते हैं तो गार्डन में या तो दो हाथी मिलते हैं पत्थरों के, या फिर शेर की मूर्तियां होती है। ठीक है, तो वो सजावट के लिए लगाए जा रहे हैं, तो वो आपके सजावट के चीजें होती है। फव्वारे सजावट के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, बागवानी में सजावट के सबसे सामान्य तत्वों में से एक है। विशेषकर जल उद्योग में पानी बहने की आवाज शांति और विश्राम का माहौल बनाती है। ठीक है, प्रकाश, जल प्रताप फव्वारे, स्तरीय फव्वारे, दीवारों पर लगे फव्वारे, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। बर्ड बाथ की बात करें यानी कि पक्षियों के नहाने की जगह के लिए भी यहाँ पर जो है एक सजावट की चीज होती है। ठीक है, बर्ड बाथ एक उथला बर्तन होता है जिसमें पक्षियों के लिए पानी भरा जाता है। यह पक्षियों को बाग में आकर्षित करने में मदद करता है और बाग की सुंदरता को बढ़ाता है। इसमें धूप में रखा जाता है। ये पक्षी दर्शन का मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, लाइट, आउटडोर लाइटनिंग का उपयोग बाग के प्रमुख तत्वों को शाम के समय उजागर करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट, लैंप, एलईडी लाइट एक जादुई वातावरण उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए पथ के किनारे पर लगे हुए तत्वों के जो लाइट है, दृश्य है, ठीक है, इन सबको वहां पर लगाया जाता है। तो लाइटनिंग नॉर्मली हम देखते ही हैं गार्डन में जो लाइट्स है वो या तो रास्ते के पास में लाइट्स लगा दी जाती है, दूर दीवार के पास में लाइट्स लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी सुंदरता बढ़ाने का काम ही करती है। इसके अलावा बेंच और बैठने की जगह, ये भी आपकी सुंदरता बढ़ाती है। ठीक है, आरामदायक जो आए हुए जो आगंतुक हैं उनके लिए बैठने की जगह हो, आसपास में जो है हरियाली हो, वहां पर ही लॉन हो, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी आपके गार्डन में देखने को मिलती है। बागवानी सजावट में ही जो है और बहुत सारी चीजें हैं। सजावटी बर्तन हो गए, गार्डन ग्रोम हो गई, सजावट बागों में अक्सर देखे जाते हैं और आकर्षण का केंद्र होते हैं। ये तत्व माली की व्यक्तिगतता को दर्शाते हैं, बाग की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं गार्डन के टाइप। ठीक है, जैसे गार्डन की शैलियां होती है वैसे ही गार्डन के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन गार्डन के टाइप्स में हम नाम दे देते हैं। जैसे जो फॉर्मल शैली के द्वारा बसा हुआ जो गार्डन है आपके मुगल गार्डन है, ठीक है, वो उदाहरण हो गया। ये गार्डन का प्रकार हो गया। ठीक है, और किस शैली से बसा हुआ है तो फॉर्मल शैली से बसा हुआ है, यानी कि इसमें गुण को किसके रहेंगे, फॉर्मल शैली के ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर गार्डन के टाइप में आप मुगल गार्डन लिख के वो सारी चीजें लिख सकते हो जो कि आपने फॉर्मल गार्डन में देखी थी। ठीक है, क्योंकि इन गार्डनों में भी क्या होता है वही चीजें, सिमेट्री देखने को मिलती है, ज्योमेट्री देखने को मिलती है, पेड़ पौधों का एक अलाइनमेंट होता है, रिदम होता है, सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। एक फोकल पॉइंट, केंद्रीय जो है चीजें होती है, आकर्षित करने वाली चीजें होती है, वो देखने को मिलता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल गार्डन। अब इनफॉर्मल में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपका बहुत सारे जो है अलग अलग जो कलकत्ता के गार्डन है वो इनफॉर्मल गार्डन के रूप में ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हम कहते हैं रॉक गार्डन, रॉक गार्डन का उदाहरण दे तो रॉक गार्डन भी आपके क्या देखने को मिलते हैं, रॉक गार्डन भी आपके वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे यहाँ पर हम कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ का, ठीक है, चंडीगढ़ का एक रॉक गार्डन है, फेमस रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। ठीक है, वो आपका क्या है, रॉक गार्डन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये गार्डन के प्रकार होते हैं। जल गार्डन हो गया, ठीक है, ये गार्डन के प्रकार होते हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल शैलियों द्वारा बसे रहते हैं। ठीक है,
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें शैलियां आपको जो है यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन शैलियों के आधार पर आपको क्या करके आना है, आपको एग्जाम्पल मुगल गार्डन के इनके समझा के आने हैं। मान लो मुगल गार्डन आपको पूछ लिए जाते हैं कि मुगल गार्डन की विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो फिर आप फॉर्मल गार्डन की जो विशेषताएं होती है वो मुगल गार्डन में लिख के आओगे, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। चंडीगढ़ गार्डन की विशेषताएं बताइए, रॉक गार्डन की विशेषताएं बताइए, ठीक है, तो उनमें रॉकरी होगी, रॉक से बनी हुई चीजें ज्यादा होंगी, ठीक है, रॉक उनमें जो है फोकल पॉइंट के रूप में रहेगा, आकर्षित करने वाले केंद्र के रूप में रहेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है। आ गई बात समझ में? तो ये उदाहरण में आप लिख सकते हो, रॉक गार्डन में लिखोगे ट्रॉपिकल गार्डन कौन से होते हैं, वाटर गार्डन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वाटर गार्डन में आकर्षित करने वाली जो चीज है वो क्या है, वाटर है, ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें लिख के आओगी। हिंदी में भी यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी हुई है। अनौपचारिक में कौन सा आएगा, जो आपके मुगल गार्डन है वो आएंगे। जापानीज गार्डन नेचर से जुड़े हुए गार्डन होते हैं। रॉक गार्डन जिनमें आकर्षित करने वाली चीज क्या होती है, पत्थर चट्टाने होती है, बजरी होती है। उष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंधीय एरिया में होते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल गार्डन ये भी एक प्रकार होता है, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षित करने वाली चीज क्या है, तालाब हो गया, जलप्रपात हो गए, फव्वारे हो गए, ये सब आकर्षित करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लिख के आनी है। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बातें है नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने सीखी है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, तो ब्राइट एग्रो क्लासेज पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और इसको लाइक भी करना है, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ के जाया करो, ताकि हम इन चीजों को देखकर सीख सके, समझ सके कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।